मेरे एक मामा हुआ करते थे, वो मेरे को रात के 8 बजे माँ से पूछ के परमिशन लेके बकायदा मेरे को लेके जाते थे। रात के 12-1 बजे अचानक मेरे को पता होता था कि कोई जो है मेरे बॉडी में हाथ फेर रहा है। सुबह घर आती थी, माँ को बोलती थी, माँ बोलते फिर तो कहानियां बना रही है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर में बंद रहते थे। नमस्कार, मैं मोनालिसा सरकार हूँ और मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हूँ। लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस या हैप्पीनेस अभी आप देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरी जिंदगी की शुरुआत एक बहुत ही भयानक किस्से के साथ हुई है। मैं 1 साल की थी, मेरे फादर का डेथ हो गया। सो नेचुरली मेरे फादर के डेथ के बाद मेरी माँ को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उनको फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनको एक सरकारी नौकरी मिली थी, तो वो नौकरी इसकी वजह से हम सर्वाइव तो कर गए हैं, लेकिन माँ मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहती थी। और माँ ने घर के अंदर तो सेफ रहना तो सिखा दिया है, बट मैंने ये नहीं देखा कि माँ किसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है या किसको बोल के जा रहे हैं कि मेरे बच्चों की देखभाल आप करना। हमारे बगल में एक लड़का रहता था जो उस टाइम 27 साल का था। माँ जब अपने ड्यूटी पे जॉब पे निकलती थी तो उसको बोल के जाती थी कि आप मेरे बच्चों को देखभाल करना। अब वो देखभाल ये होता था, वो मुझे रेगुलरली मॉलेस्ट करता था, रेगुलरली। पहले पहले जब ये इंसिडेंट हुआ, माँ को मैंने बोला, मेरे माँ ने बिलीव ही नहीं किया कि ऐसा कुछ हो सकता है। हुआ एक दिन ऐसा हुआ कि उस आदमी ने मुझे, दोपहर का टाइम था, मेरी माँ जॉब में थी, जंगल में लेके गए और बुरी तरह से मेरे साथ रेप किया, बलात्कार जिसको आप कह सकते हो। और उस सारे चीजें जो है वो सीमा से बाहर चले गए। आस पड़ोस के लोग जानने लगे। मेरी माँ जॉब से वापस आई, तब देखा उस टाइम उनको बड़ा सदमा पहुंचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। फिर बहुत उसके बाद बहुत घटना बहुत आगे बढ़ती गई। पुलिस केस हुआ। मुझे मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, पुलिस कोर्ट जाना पड़ता था बहुत लंबे टाइम तक। और कोर्ट में हमारे समाज, हमारे सिस्टम भी इतना अजीब सा है, जो मेरे बचपन से इम्प्रेशन बैठा हुआ है। मुझे याद है कि वकील मेरे को खड़ा करते थे उसके ऊपर कटघरी के वो एक स्टूल लगा के, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी और मुझे से सवाल पूछा जाता था, ग्राफिक डिटेल्स, और मेरे को समझ में नहीं आता था मैं क्या जवाब दूं, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और सारे लोग बैठे रहते थे, सब लोग इतने अजीब तरीके से देखते थे जैसे पता नहीं ना मैं कोई शायद एक तीसरा सर पे एक सिंग लेके पैदा हुई हूँ। तब से एक अजीब से माहौल के अंदर मैं गुजरी हूँ। एकदम टोटली आइसोलेटेड हो गई थी, दोस्त कोई थे नहीं, मैं और मेरा भाई ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर में बंद रहते थे। और मेरा एम्बिशन बहुत बहुत ज्यादा था। मैं और भाई मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर पे ही रहते थे। घर पे एक एडवांटेज ये था, अगर मैं फोकस करूँ पॉजिटिव साइड में, हमारे घर में बहुत किताबें होती थी, बहुत सारी किताबें। हम ना किताबों में घुस गए। किताब पढ़ते-पढ़ते बाय द एज ऑफ 6 मुझे ऑलमोस्ट हर तरह के बंगाली, हिंदी, इंग्लिश पढ़ना आ गया था। और मैंने ऑलमोस्ट शायद 50% किताबें खत्म कर चुकी थी। उससे क्या हुआ, अंदर से ना एक एम्बिशन हुआ कि मुझे जो है ना, मुझे अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो मुझे आगे कुछ करना है, पढ़ना है, अपना करियर बनाना है। लेकिन उसके साथ-साथ धीरे-धीरे जब थोड़े से बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, एक ऐसे ब्रांडेड और स्टैम्प्ड हो गई थी, कोई भी चीज़ है जो फैमिली के, जिनको मामा कहते हैं, चाचा कहते हैं या भैया कहते हैं, सब एक ही चीज़ को दोबारा रिपीटेशन। जब 4 साल के कोई बच्ची के साथ इस तरह से कोई इतना घिनौना हरकत होता है, कभी किसी ने सोचा है कि उस बच्ची या कोई इवन बच्चा भी क्या फ़ील होता है? मैं बताती हूँ मुझे क्या फ़ील होता था। मुझे ये फ़ील होता था कि आई एम वेरी डर्टी। शायद मेरा पूरा सिस्टम अंदर से सब कुछ ना सड़ी हुई मछली की तरह है, शायद बदबू आता है, इसलिए सब कोई आके ना मेरे साथ ये करते हैं। आप रास्ते में आपके चूहा चूहा मरा हुआ मिलता है ना, आप क्या करते हो, आप डंडे से हटाते हो ना, वो वाली फीलिंग होती है। सो जितने सारे रिश्तेदार आते थे,
पहला तो ये होता था घर में कि अलग से माँ से पूछा जाएगा, अरे क्या हुआ था इसके साथ, क्या हुआ था। फिर मेरे को चॉकलेट के बहाने उसमें ले जाके पूछेंगे, अच्छा बताना जरा क्या हुआ था, कैसे हुआ था। फिर वो कोशिश करेंगे, अच्छा ऐसे किया था, वैसे किया था, गलत जगह पे हाथ डालना, गलत जगह पे वो करना। फिर आके मेरी माँ को सिंपैथी दिखाना, हाय तुम तो बहुत परेशानी में हो, तुम्हारे पति नहीं है, तुम्हारे 3-3 बच्चे हैं, एक काम करते हैं ना, इसको ना लेके लेके जा रहे हैं हम, इनको घुमा के लेके आएंगे। फिर कोई ना कोई बहाने मेरे भाई को छोड़ देते थे, मेरे को लेके जाते थे। हम मैं अपने माँ को कभी भी ये बिलीव नहीं दिलवा सकी कि लोग भी ऐसा करते हैं। मुझे वो सारे इंसिडेंट याद है। मेरे एक मामा हुआ करते थे, वो मेरे को रात के 8 बजे माँ से पूछ के परमिशन लेके बकायदा मेरे को लेके जाते थे घर अपने, और लेके जाते थे और फिर बोलते थे आप यहीं पे सोओगे। और फिर मैं रात को अचानक रात के 12-1 बजे अचानक मेरे को पता होता था कि कोई जो है मेरे बॉडी में हाथ फेर रहा है। मेरी नींद तो टूट जाती थी, मैं चुप करके डर के मारे सोई रहती थी, और उनको जो करना होता था वो करके चले जाते थे। मैं अगले सुबह घर आती थी, माँ को बोलती थी, माँ बोलते फिर तो कहानियां बना रही है। करते 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 फिर मैंने अपना 10th पूरी की। माँ ने बोला बस अब मैं अभी पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ, तब तक मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी थी। और माँ ने बोला कि अगर करना है तो अपने हिसाब से देखो। मैं एक हॉस्टल में चली गई वहां पे, और मैं साइंस लेके पढ़ने भी लगी, और मैं खुश थी। उसी दौरान मेरी दीदी का पहला बच्चा होने वाला था। सो जैसे होता है, ये भी हमारा समाज है, नेक्स्ट जो अवेलेबल होगी लड़की, वो जाएगी, वो हेल्प करेगी। मैं कांकेर से जमशेदपुर पहुंची। खुशी तो इस बात की थी मुझे कि मैं बड़े शहर में शिफ्ट हो रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना, जब आपके साथ कोई गलत चीज हो गया आपके बचपन में, और आपके काइंड ऑफ सोसाइटी के नजर में, लोगों के दिमाग में, आपके फैमिली वाले के दिमाग में शायद ना वो इंप्रेशन बन जाता है कि अरे ये तो कंप्लीटली अवेलेबल है, इनसिक्योर्ड है, इसका तो कुछ वो नहीं है। और शायद ना कुछ एक चीज है जो शायद इसमें ना गंदे तरीके से अगर बोला जाए तो मजा आता है। पढ़ाई के लिए मैं पहुंची थी और दीदी की हेल्प करने के लिए, लेकिन वही शुरू हुआ जो मेरे साथ बचपन से होते आ रहा था। मेरे जीजा जी ने भी वही चीज करना शुरू कर दिया। मेरे मेरे मुझे याद है, मेरी कॉलेज शुरू होती थी 7 o'clock, और मेरे को 6 बजे निकलना होता था, और मैं रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे पूरा वो करके जब मैं सोने जाती थी, 11-12 बजे मेरे जीजा जी मेरे बेड पे आ जाते थे। मना करने के बावजूद भी, वो करने के बावजूद भी बार बार एक ही चीज का डर लगता था कि मेरे लिए मैं ये सवाल जरूर उठ सकता है कि मैंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। तब तो मैं काफी बड़ी हो गई थी, तब तो मैं 11th में आ गई थी। प्रोटेस्ट इसीलिए, पहली बात तो आपके अगर बचपन से आप उस हिसाब से उस कंडीशन में रहते हो, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, आप सपोर्ट ढूंढते हो, आपका अंदर का बच्चा जो है ना, जो ट्रॉमाटाइज ही रह जाते हैं, उसका हैंड होल्ड करने के लिए कोई नहीं आता है आपके पास। साथ में लॉजिकल थिंकिंग ये भी होता है कि मेरे को अभी बेटर एजुकेशन मिल रहा है, मैं बेटर शहर में हूँ, शायद अगर मेरे सिस्टर को पता चले, अगर मेरी सिस्टर घर से निकाल दे। माँ ने तो एक तरह से पीछा ही छुड़ा लिया। साथ में ये गुस्सा भी था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, पेंट अप फीलिंग्स था कि माँ ने भी कुछ वो कहा, सपोर्ट नहीं किया, सिस्टर भी समझने के बावजूद भी कुछ वो नहीं किया। जबकि कभी कभार तो ऐसे भी होता था, एक ही कमरे के अंदर है, सिस्टर भी है, मैं भी हूँ, जीजा जी अपने हरकतें कर रहे हैं, सिस्टर को पता है, मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है, सिस्टर को पता है, वो कुछ बोलेगी नहीं। फिर एक टाइम आया, मेरा 12th खत्म हुआ, मैं हायर एजुकेशन की बात करने लगी माँ से। माँ ने बोला बस बहुत हो गया, अब नहीं करना है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, मैं और नहीं जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। मेरे को बहुत गुस्सा आया, एंड दैट्स प्रोबब्ली द फर्स्ट टाइम मेरे सारे एंगर जो निकल आया। तो वो एक टाइम था जब मैं स्टक महसूस कर रही थी अपने आप को। तब मुझे लगा कि अब टाइम है कि मैं खुद को शायद और ज्यादा शक्तिशाली करना है, और ये जंजीर है, इसको तोड़ के बाहर निकलना है। मैं घर से निकल गई, मैं 17 की थी, मैं घर से निकल गई, और एक बहुत ज्यादा एक नेगेटिव फीलिंग के साथ निकली थी। माँ से मैंने 11 साल तक मेरी माँ से कोई कांटेक्ट नहीं था, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं था। मैं आ गई, पहले मैं कुछ टाइम तक कलकत्ता में रही, कलकत्ता में भी मैंने कोशिश करी अपने एजुकेशन कराने की, नहीं हो पाई। फिर मैं किसी से शादी कर ली। वो इंसान मेरे से
17 साल बड़े थे और मैं 17 साल की थी। अब सवाल ये उठता है कि मैंने उस इंसान से शादी इसीलिए करी थी कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे को पढ़ाएंगे, पढ़ने में मदद करेंगे। हाँ, किया था उन्होंने मदद, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगी, उन्होंने करा था, काफी हद तक करा था, लेकिन वो भी मेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वो भी, मैं भी एक अनसर्टेन उस पे मैं चली गई और मैं अपना पास्ट को छुपाने लगी। बहुत हद तक मैं छुपाती रही। मेरे माँ से कांटेक्ट नहीं था, मेरे सिस्टर से कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से नहीं था। मेरे पास्ट किसी को पता ही नहीं होता था। बट अंदर का जो ट्रॉमा था, वो ट्रॉमा कभी गया नहीं था। मैं अपने बारे में ऐसा हुआ, मैं लेयर्स और लेयर्स आफ्टर लेयर्स, लेयर्स आफ्टर लेयर्स चढ़ाते गई अपने ऊपर, और वो ट्रॉमा बैठते ही गया, बैठते गया, बैठते गया। कहीं पे जाके शायद ना मैं जो अपना, जो मैं खुद जो मोनालिसा हूँ, उसको मैं भूल गई हूँ, भूल गई थी। और उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगा उस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए। फिर मेरी वो शादी बहुत लंबा चला नहीं, क्योंकि पहली बात तो आप जब किसी एक नेगेटिव एक ट्रॉमा में होते हुए कोई चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, ये इस तरह की सिचुएशन है जैसे आप बाढ़ के पानी में बह रहे हो और आपके सामने जो भी आ रहा है, पतली सी लकड़ी या तिनका, उसको सहारे में जा रहे हो। मेरी वो शादी टिकी नहीं। प्राइमरी रीजन ये था, वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे। और जिस चीज के लिए मैंने शादी करी थी, मेरा जो रीजन था कि मुझे पढ़ना है, आगे करियर बनाना है, वो चीज एक टाइम के बाद जाके रुक गए, क्योंकि शराब के साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होते गए। मैं आगे कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरे को अपने एजुकेशन को फंड करने के लिए आगे से पैसा नहीं मिल रहा था, और मैं इतना भी वो नहीं थी कि मैं उस लेवल पे कमाऊं। फिर एक टाइम ऐसा आया जो आगे में मुझे कोई स्कोप नहीं दिखाई दिया। तो शायद मेरा ट्रॉमा या मेरा एक्सपीरियंस जिंदगी में मुझे ये सिखाया है, जहां पे भी सामने दीवार खड़े खड़े होना शुरू हो जाए या डोर बंद हो जाए, आप एक विंडो को ढूंढो, एक खिड़की को ढूंढो निकलने की। फिर मैंने एक बहुत बड़ा जंप लिया। तब मेरे ख्याल से मैं 1994 में, मैं बहुत ही यंग थी, आई थिंक अर्ली 20s में थी, 22 साल की। मैं 2000 रुपया जेब में लेके मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई विथ वन एम्बिशन दैट मुझे अपने जिंदगी में कुछ करना था, और मुझे एक ड्रीम जॉब ढूंढना था, जहाँ पे जो है कंपनी मुझे गाड़ी देगी, कंपनी मुझे घर देगी, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूंगी। और बस मेरा मेरा लाइफ का गोल ही वही था कि मेरे को एक ड्रीम जॉब चाहिए। मैं दिल्ली में आ गई, और दिल्ली में मेरा कोई जान पहचान कोई नहीं था, कोई नहीं, मैं किसी को नहीं जानती थी। इसके पहले मैं एज अ टूरिस्ट दिल्ली आई थी 2 दिन के लिए। मैं दिल्ली में आ गई, उस दूसरा स्ट्रगल शुरू हुआ, अगेन माइंडसेट, समाज। लेकिन हाँ, ये उतना ड्रामेटिक नहीं था। आई थिंक दैट तब तक मैं अपने आप को काफी हद तक संभाल चुकी थी, और मुझे ये पता था कि बाउंड्रीज क्या होता है, और अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कोई नहीं सपोर्ट करेगा, ना आपके भाई, ना आपके माँ, ना आपकी सिस्टर, ना कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपकी लड़ाई आप खुद लड़ोगे, और आप जो कर सकते हो वही आप करने की कोशिश करोगे, अपने आप पे भरोसा रखोगे, विश्वास रखोगे। मैं दिल्ली में आके मैं जॉब ढूंढने लगी थी। मैं एक प्लेसमेंट, उन दिनों इंटरनेट नहीं था, मैं एक प्लेसमेंट एजेंसी में अपना बायोडाटा देने गई, और वहां पे जाने के बाद उनको एक कोऑर्डिनेटर की जरूरत थी। उन्होंने बोला आप यहाँ पे ये ज्वाइन कर लो, उसके बाद जब आपके लायक कोई जॉब आएगा तो फिर हम आप इंटरव्यू कर लेना यहाँ से। तो मुझे याद है, मेरा पहला जॉब दिल्ली में 4000 रुपये का था, और मैं साउथ दिल्ली में एक बरसाती में रहती थी। उसका रेंट जो था 1500, और उसमें बाकी पैसे में मुझे अपने किराया, अपना खाना, अपना कपड़ा, अपना अनाज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कभी कभी ऐसे दिन भी गए मेरे पास 50 रुपया होते थे, और मैं 50 रुपया में मुझे पूरा एक हफ्ता पूरा चलाना होता था। उसमें बस का किराया, खाना, अपना टॉयलेटरी, जो भी खर्चे होते हैं, हम औरतें हैं, हमारे खर्चे हैं। फिर एक दिन आया, मैं करती गई जॉब। मैंने कभी बिजनेस की बात कभी सोची ही नहीं थी। बिजनेस, वो भी एक ट्रॉमा था, क्योंकि मेरे फादर जो है, उनको अच्छा खासा नौकरी का ऑफर, जॉब ऑफर छोड़ के वो बिजनेसमैन बने थे। तो मैं बिजनेस तो कभी सोचती ही नहीं थी। वो बहुत बड़ा नेगेटिव था, और मेरे लिए वो ड्रीम जॉब, मैं ड्रीम जॉब की तलाश में थी, वो पारस पाथर जिसको कहते हैं, उसके तलाश में थी। एक दिन आया, मुझे ड्रीम जॉब मिल गया,
और मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड का कंट्री मैनेजर बन गई। मुझे कंपनी ने गाड़ी दी, मेरे कंपनी ने घर दे दी। आई थिंक मेरे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया और एक्चुअली मैं बहुत ना खुश हो गई कि ये तो आइडियल लाइफ है। मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने लगी, मैं हर एक जगह पे, मैं फ्लाइट में जो मैं सोचती थी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने लगी और सारा कुछ परफेक्ट था। मेरे पास हमेशा मेरे अकाउंट में पैसे पड़े होते थे। लेकिन अ, अ, पता नहीं क्या हुआ अचानक, आई थिंक दैट एक बार आप जो बहुत दिल से मांगते हो वो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप नेक्स्ट गोल नहीं रखते हो ना, तो फिर ना आप उससे उबने लगते हो। एक दिन मैंने एकदम पिक अप माय करियर, मैंने वो जॉब छोड़ दी। मेरे बहुत सारे कलीग्स भी थे, वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि तू जॉब जॉब शुरू कर, तू जॉब शुरू कर, तू कर सकती है, कर सकती है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं सीरियसली इस बारे में मैंने सोचा और मैंने अगले दिन जाकर रेजिग्नेशन दे दी। फिर मेरी जर्नी शुरू हुई और बहुत अच्छा जर्नी था, बहुत अच्छा जर्नी था। मेरा बिजनेस एक क्लाइंट से शुरू हुआ। धीरे-धीरे मुझे याद है मेरा पहला बिलिंग था, वो 10,000 रुपया का बिलिंग था। मैं बहुत खुश थी। खुश इसलिए थी कि ये नहीं कि मेरा पहला बिलिंग है 10,000 का, इसलिए खुश थी कि उसमें मेरा कम से कम 60% का प्रॉफिट था। अपने ऊपर हौसला, अपना कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास और बढ़ गया। फिर धीरे-धीरे एक क्लाइंट की जगह एक क्लाइंट होते-होते 10 क्लाइंट हो गए। धीरे-धीरे आई एस्टैब्लिश्ड अ बिग मार्केटिंग एजेंसी। इन्हीं दौरान मेरे किसी से कॉन्टैक्ट हुआ जो कि मेरे वेंडर थे और अच्छा अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा था, काफ़ी जॉब ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड। मुझे प्रोफेशनल रिलेशनशिप उसके साथ बहुत सही लगा। ही मोटिवेटेड मी, ही सेड कि लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। वी स्टार्टेड टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। हम फिर कोलैबोरेट किए, हम बिजनेस पार्टनर बने, हमारा काम और भी बहुत अच्छा चलने लगा। एक टाइम ये आया, मैं धीरे-धीरे अपना जो खोया हुआ विश्वास था लोगों के ऊपर, वो मेरे में वापस आने लगे। आई बिकेम मोर ओपन टू पीपल, भरोसा करने लगे और एक्चुअली यूनिवर्स ने मुझे देना भी शुरू किए। हमारे बिजनेस बहुत बढ़िया जाने लगा। वी बिकेम वन ऑफ द टॉप 10 एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज इन द कंट्री। फाइनली मुझे लगा कि शायद मुझे वो सिक्योरिटी और वो जो प्यार जो एक 4 साल की सहमी हुई, डरी हुई बच्ची को चाहिए था उस टाइम, वो मिल रहा है। शायद यही कारण है कि मैंने वो दूसरी शादी करी। 17 साल मैंने अपने आप को 3 हिस्सों में बाँटा। बिज़नेस वुमन, वाइफ, मदर। प्राइम इयर्स ऑफ माय लाइफ। उससे भी बड़ा मिस्टेक जो मैंने किया, वो है मैंने अपने फाइनेंस नहीं सँभाला। मैं अर्न करती रही, मैं देती रही। ना मेरा कोई सेविंग्स, ना मेरा कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, इनफैक्ट ज़ीरो वेल्थ मैनेजमेंट। मैंने जो सीखा था, आई थिंक मैंने सारा कुछ वहीं पे भूल गई। ये सोच के कि शायद मुझे ना एक सिक्योर्ड लाइफ मिला है, जहाँ पे चलो फादर ना सही, ब्रदर ना सही, कोई नहीं, एक हस्बैंड मिला है जो मुझे शायद सिक्योर्ड करेगा। सो आई थिंक दैट जो बच्ची जो अंदर बैठी हुई थी, डरी हुई, सहमी हुई, उसको अचानक लगा कि हाँ, ये कोई आ गया है मर्द। लेकिन उससे मैंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी और पीछे लेके गई मैं। 17 साल तक झेलती रही। प्रोफेशनली भी एक लेवल पे लगा, बिज़नेस बहुत आगे बढ़ता गया। बहुत हमारे जनरेशन, हमारे एज ग्रुप में, हमारे कॉम्पिटिटर्स में वी आर मच अहेड ऑन एवरीथिंग। कहीं एक जाके 2015 के आसपास अचानक मुझे फ़ील होने लगा कि प्रोफेशनली आई एम स्टक। कहीं न कहीं जाके मुझे थोड़ा-सा अपने आप को और एजुकेट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। फिर मैं 2016 में मैं आईआईएम अहमदाबाद गई। सो मेरे लिए आईआईएम अहमदाबाद में एंट्री मिलना भी एक बहुत बड़ा अनदर ड्रीम, अनदर मैनिफेस्टेशन। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं केंद्रीय विद्यालय से पास आउट हूँ। इनफैक्ट मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढूँ, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि हमारे जहाँ केंद्रीय विद्यालय, वो केंद्रीय विद्यालय थे, सेंट्रल स्कूल नहीं बोला जाता था क्योंकि वो हिंदी मीडियम था। वहाँ से लेके मैं आईआईएम अहमदाबाद। लेकिन क्या हुआ, उससे सारा जो जो समीकरण है,
मेरा प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और एक थ्रेड जो मैं मेंटेन करके चलने की कोशिश कर रही थी, वो टूट गया। एक और जो कहते हैं कि एज ओल्ड मिथ सामने आया। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई मेरे हस्बैंड से। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया कि मेरे में तो बहुत ज्यादा अकड़ आ गया, मैं तो बहुत ज्यादा घमंडी हो गई। मैं जहां से पढ़ाई लेके मैं आके जो मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाह रही थी, उसकी जगह पे ये हुआ, अरे ये तो अपना चलाना चाहती है, ये तो बिजनेस ठीक से करने ही नहीं देगी, इसको तो खाली अपना वो दिखाना है, ये तो खाली चिल्लाती है। सो इवेंचुअली यही बोला बोला जाता था एंड ऑफ द डे, इतना चिल्लाया मत करो, चिल्लाने से ना तुम सारे लोगों को भगा रहे हो। सो अगेन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, आगे बढ़ूं, कौन सी डायरेक्शन में बढ़ूं, घर संभालूं, डॉटर को संभालूं, बिजनेस को संभालूं, रिलेशनशिप को संभालूं। करते 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 एक स्टेट ये आया, एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज बन गया कहीं ना कहीं जाके ना, मेरा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से ना डगमगाने लगा। और जिसका इफेक्ट शुरू हो गया बिजनेस में, मेरी बेटी भी बड़ी हो रही थी और मेरा जो एक्स हस्बैंड बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। सो पता नहीं क्या है, मेरा हमेशा यही रहा है, अल्कोहल मैन एक अजीब सा कॉम्बिनेशन रहा है मेरे नेगेटिविटी, मेरे लाइफ के नेगेटिव्स का। बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, साथ में ईगो अटैच्ड हो गया। सो अल्कोहल और ईगो का ना बहुत लीथल कॉम्बिनेशन होता है, साइनाइड की तरह है अल्कोहल और ईगो। और साथ में चाहे आप कुछ भी, मैं हर एक सोसाइटी देख चुकी हूँ, प्रॉब्ली वेस्टर्न सोसाइटीज भी देखी हूँ, इंडियन सोसाइटीज बहुत क्लोजली मैंने देखा है। आई थिंक द मेन दे विल ऑलवेज रिमेन मेन, एंड वो हमेशा ही वो ये बिलीव करते रहेंगे कि जो है मर्द जो है हमेशा ऊपर है, किसी भी कास्ट, किसी भी क्रेड, किसी भी सोसाइटी के अंदर वो हम न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सो लाइफ ने दूसरा टर्न लेना शुरू कर दिया, बिजनेस धीरे 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 खत्म होने लगा। लिटरली लोन्स बढ़ते गए, लोग पैसा लूटते रहे, निकलते गए। कुछ कुछ शायद मैंने जो चीज जो संभाली नहीं थी, जो मुझे संभालना चाहिए था, सबसे पहला जो चीज है वो फाइनेंस, जो मैंने संभाली नहीं थी, सबसे ज्यादा चोट वहीं से आया। वो एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आया क्योंकि कोविड के टाइम में बिजनेस एकदम टोटली बंद ही हो गया था और किसी के पास कोई उपाय भी नहीं था कुछ करने का, तो लिटरली घर के अंदर बंद थे। तो तब एक अजीब सा एक ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे अंदर। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया द वे आई एम। मैंने अपने आप को फॉरगिव करना शुरू किया कि मैंने ऐसा कोई गलती नहीं किया है और ना ही मेरे में इतना कमी है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आई एम बेस्ट, आई एम बेटर, आई एम गुड, और ना ही मुझे किसी को प्रूव करना है। एंड दैट्स द टाइम, आई थिंक 2022, जहां आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। फिर उसी साल मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना नहीं है। बट मुझे लगा, आई थिंक दैट आई एम माई प्रायोरिटी, माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई सेल्फ। अगर मैं ही इस घुटन में, इस ऐसा सफोकेटेड एनवायरनमेंट में रहूं, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं अपनी अपनी डॉटर के लिए भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वो कर पाऊंगी, क्रिएट कर पाऊंगी। धीरे 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 एक टाइम आया, अचानक जैसे सारी चीज जो है ना बहुत आसान हो गया जिंदगी में। बिजनेस फिर से शुरू हुआ, जो अभी चल रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं उस पोजीशन पे पहुंच गई हूँ जहां पे मैं थी, बट मुझे रास्ता बहुत क्लियरली दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत खुश हूँ आजकल, मैं बहुत सॉर्टेड हूँ, मेरे को कोई चीज इफेक्ट नहीं करता है जिंदगी में, और मैं लोगों के लिए बहुत ओपन हूँ। अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी, जहां से मैंने शुरू करी थी, जहां से अब्यूज शुरू हुआ था अपने आसपास, अपने घर से, ये अभी भी होता है। समाज नहीं बदला है, लेकिन ये है कि आप अपने बच्चों को सुनिए। अगर आपका बच्चा कुछ आके कह रहा है, वो कहानियां नहीं बना रही है या नहीं बना रहा है, आप सुनिए, आप गाइड करिए, खाली अपने बच्चों को नहीं, आसपास
पड़ोसी की देखिए, सोसाइटी के बच्चों को देखिए, कहीं पे भी जाके देखिए। आप कम से कम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अब्यूजर को उठाओ, आप जेल पे डालो, फांसी दे दो। हो सकता है वो खुद भी एक ट्रॉमा से गुजरा हुआ हो, कौन सुधारेगा? लेकिन कम से कम अवेयर तो हो। ये उसको उसमें लेयर्स ऑफ डिसबिलीव, जजमेंट मत डालो, उसको सुनो। शायद यही पहला स्टेप होगा, छोटा सा स्टेप होगा, बट पहला स्टेप होगा जहां से हम धीरे 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 ये इस चीज को में सुधार ला सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।